नमस्कार मित्रों, हम लोग कुछ एक शख्सियतों को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं और हो सकता है कि कहीं हमारे जो अवचेतन में या उपचेतन मन में कहीं ये भावना बैठ गई हो कि ये हमारे काम के नहीं है। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी पर और उनकी जो देन है समाज को और उनकी अगर कर्मठता पर थोड़ी सी भी नज़र डालेंगे तो आप सोचेंगे कि हम तो बहुत स्वार्थी हैं। हमने उन लोगों को भुला दिया जो लोग ज़िंदगी में हमें एक ऊर्जा देने के काम आते रहे, और अगर याद रखते तो शायद अब भी ऊर्जा उनसे काफ़ी मिल सकती थी। आज मैं संकेत जिस बात का दे रहा हूँ उनमें से एक शख्सियत है जनेश्वर मिश्रा। आपको याद शायद ना हो, लेकिन आपको सिर्फ याद कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि सात सात केंद्रीय मंत्रिमंडलों में वह मंत्री रहे। केंद्रीय मंत्री के पद पर 7 बार रहे। चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में भी थे, वो मंत्री थे। मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में भी थे। चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में थे। देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में थे और इंद्र कुमार गुजराल के मंत्रिमंडल में भी थे। इतने मंत्रिमंडलों के सदस्य रहने के बावजूद उस शख्स को हमने बड़ी आसानी से भुला दिया। और एक समय था जब उनको देश में छोटा लोहिया के नाम से जाना जाता था। वैचारिक रूप से प्रखर, एक किसान के बेटे, और शुरुआत जो राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक प्रशिक्षण की हुई वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। ये सब लोग उन दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। ये भी थे, चंद्रशेखर भी थे और बहुत सारे अन्य लोग भी इनके उसी कालखंड में आते हैं। अब इनको इसलिए छोटा लोहिया माना गया कि ये समाजवादी दर्शन से बेहद प्रभावित थे और बड़े करीब थे डॉक्टर लोहिया के। और एक बार ये हुआ कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। डॉक्टर लोहिया सामने पंडित नेहरू, चुनाव हो रहा है और लोगों को उम्मीद यही थी कि डॉक्टर लोहिया के तो जीतने का सवाल ही नहीं है और बहुत पिछड़ जाएंगे, ये भी एक शंका थी। पंडित नेहरू का अपने वक्त में एक नाम था राजनीति में, और एक ऐसी राजनीति में जहां वो एलीट में भी थे और कॉमनर में भी उनके नाम की चर्चा होती थी। ये बात अलग है कि बाद में हमने उनको, जब उनका बौद्धिक आधार पर उनका मूल्यांकन करना शुरू किया तो हमें कई बार थोड़ा सा कुछ एक विरोधाभास भी अपनी सोच में लगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने समय में वो बेहद लोकप्रिय भी रहे और चर्चित भी रहे। अब ऐसे माहौल में पंडित नेहरू के खिलाफ जब डॉक्टर लोहिया ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो लोहिया ने स्वयं ही घोषणा पहले कर दी थी कि मुझे मालूम है कि शायद मैं ये चुनाव ना जीत पाऊँ, लेकिन किसी भी गलत व्यक्ति या गलत वैचारिकता के खिलाफ लड़ना हमेशा अच्छा रहता है। संघर्ष और जूझना ये समाजवादियों की प्रवृत्ति का हिस्सा है। उन्होंने विशेष रूप से जनेश्वर मिश्रा को एक विशेष सेगमेंट, एक विशेष क्षेत्र विशेष, उसी संसदीय क्षेत्र के एक क्षेत्र विशेष का चुनाव इंचार्ज भी बनाया। बाकी उन्होंने स्वयं संभाला और उनके जो अन्य शिष्य थे उन्होंने संभाले मोर्चे। आश्चर्य की बात है कि जो सेगमेंट, जो 45 गांव जनेश्वर मिश्रा को सौंपे गए थे जहां चुनाव प्रचार, वो सारे के सारे 45 गांवों में पंडित नेहरू पिछड़े। ये बात अलग है कि चुनाव पंडित नेहरू के पक्ष में रहा, लेकिन जहां जनेश्वर मिश्रा ने दायित्व संभाला था वहाँ पंडित नेहरू डॉक्टर लोहिया के मुकाबले में बहुत पीछे थे। और कारण एक ही था कि जनेश्वर मिश्रा की वक्तृता शैली, बोलने का ढंग और वैचारिकता के मामले में बड़े स्पष्ट थे। और उन्होंने जिस प्रकार से समाजवादी आंदोलन को एक धार दी, जब भी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन आरंभ हुआ तो उस वक्त उनकी उपेक्षा करना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। और उनको छोटा लोहिया इसलिए कहा जाता था कि वो कुछ सिद्धांतों को लेकर जूझते थे और सिद्धांतों से उनका रिश्ता निरंतर बना रहा और इसी आधार पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी।
डॉक्टर लोहिया के जो साप्ताहिक या मासिक समाचार पत्र या पत्रिकाएं थी, उनके लिए भी लिखना उनका एक विशेष दायित्व रहता था। और उनकी कुछ पुस्तकें जो हैं वो समाजवादी आंदोलन के इतिहास पर भी केंद्रित रहीं। तो मित्रों, ऐसी शख्सियतें जो हैं उनको आसानी से आप दरगुज़र करना शुरू कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो अगर उत्तर प्रदेश में आज भी अगर उनका जो उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उनकी स्मृति कुछ स्मारक भी बने हुए हैं, और स्मारक बने हुए एक ऐसे व्यक्ति के हैं जिस व्यक्ति ने सारी ज़िंदगी में वित्तीय आधार पर कुछ भी नहीं प्राप्त किया, उपलब्धि खाते सारे के सारे शून्य थे। जब गए दुनिया से तो बैंक में कोई बैलेंस नहीं था, और शुरुआत ज़िंदगी की एक लाठीचार्ज से हुई थी। उस लाठीचार्ज में इतने इतने घाव लगे थे कि राजनारायण जब इनको अस्पताल में देखने के लिए गए तो उन्होंने एक बात कही थी, यदि मुझे डॉक्टर लोहिया ने शपथ न दी होती कि हम लोग हिंसा कभी नहीं करेंगे तो मैं आज हिंसा पर उतारू हो जाता। इतनी बेरहमी से स्वतंत्र भारत में किसी भी कार्यकर्ता को, समाजवादी आंदोलन के नेता को अगर पीटा जा सकता है तो इसके खिलाफ तो सशस्त्र विद्रोह में भी संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हमें डॉक्टर लोहिया ने राजनीति में जब दीक्षित किया था तो एक शपथ ले ली थी कि तुम अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी हिंसा पर उतारू नहीं होवोगे। लड़ाइयाँ वैचारिकता के आधार पर होती हैं, ना कि हथियारों के बल पर या बाहुबल के आधार पर या फिर धन बल के आधार पर। इन आधारों पर लड़ाइयाँ नहीं होती। लड़ाइयाँ जब भी होंगी वो वैचारिकता के धरातल पे होंगी। और एक बात ये भी बता दूं कि मूल रूप से किसान के बेटे थे, और किसान भी ऐसा जिसके पास इतनी ज़मीन भी नहीं कि अपने वो जो घर और परिवार की जो देख रेख है वो किसानी के बूते पर चला सके। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने राजनैतिक जीवन में अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास भी किया। और अच्छी बात ये थी कि इनके जो आसपास जो लोग थे उनमें साहित्यकार लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। प्रयाग शुक्ल वगैरह ये सारे के सारे उन दिनों में, रादर श्रीकांत वर्मा जो बाद में कांग्रेस में चले गए, वो सारे के सारे लोग उस वक्त दिनेश्वर मिश्रा के प्रशंसक भी थे। और एक बड़ी बात ये भी कही जाती है कि जब भी इनको मंत्रिमंडल में लिया गया तो जानबूझकर ऐसे मंत्रालय दिए गए जिनमें सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ था नहीं। लेकिन ये श्रीमान जी उन मंत्रालयों में जाकर भी चुनौतीपूर्ण मुद्रा में डटे रहे। इनको जो मंत्रालय दिए गए उनमें ये खनन मंत्रालय भी था, जहाज़रानी भी था, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय भी इनके पास था, और केंद्रीय पेट्रोलियम, रसायन और एनर्जी और फर्टिलाइज़र, ये सारे के सारे विभाग इनके पास होते थे। और हर विभाग में अंतर्राष्ट्रीय जो बहुत सारे जो उद्योग धंधे थे उनका दखल रहता था। लेकिन जब तक दिनेश्वर मिश्रा अपने किसी भी मंत्रालय के रहते थे मुखिया, तब तक ये था कि वो सारे के सारे जो उद्यम थे, सारे के सारे उद्योग, वो बड़े परेशान रहते थे कि ये कब यहाँ से जाएगा, कब इसका मंत्रालय बदलेगा और कब हमें अपने यहाँ ठीक ठाक 4 पैसे कमाने का वक्त मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं ये मतलब मान के चलिए कि अगर लोकतंत्र हमारा आज भी स्वस्थ है, ज़िंदा है, तो उसकी तह में ऐसे शख्सियत भी हैं, ऐसी शख्सियतें भी हैं जिनको हम तो भूल चुके हैं, लेकिन वक्त नहीं भूलता, समय नहीं भूलता। और ये लोग वस्तुतः ये कह सकते हैं कि ये लोग हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी थे। धन्यवाद।